जी स्टूडेंट, स्लाइड शेयर हो रही है आप लोग के साथ? जी मैडम, क्लियर है अब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है आज का अडोलसेंस न्यूट्रिशन। अडोलसेंस का आप लोग को पता है कि ये एक ऐसा एज ग्रुप होता है जो हम लेते हैं कि 10 ईयर्स से 19 ईयर्स के दरमियान जो है आपकी जो ग्रोइंग एज है, गर्ल्स बॉयज़, इसमें दोनों एज ग्रुप हम डिस्कस करेंगे कि इस ग्रोइंग एज के दौरान हमें न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग क्या क्या तरीका लेना चाहिए, क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, किस तरीके से न्यूट्रिशन को लेके चलना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एज ग्रुप है ग्रोइंग स्टेज में, वो आफ्टर योर चाइल्डहुड और इन्फेंसी जो है वो अडोलसेंस आता है। 14 to 17 जो है वो मिडल अडोलसेंस का एज ग्रुप आता है। अब इसमें न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी नीड्स क्या है। आपके जो दो एज ग्रुप्स हैं, आपके दो जो लाइफ स्पैन है, एक प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, इन दोनों के अलावा सबसे ज़्यादा जो डाइट और न्यूट्रिएंट रिच एरा होता है वो होता है आपका अडोलसेंस। इसमें सबसे ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि आप इसमें डाइट क्या क्या लेनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें लेके चलनी है, और डाइट ज़्यादा लेने की ज़रूरत कहाँ आती है, कौन कौन से मसले हैं जहाँ पे आप लोगों की डाइट कम होती है, डेफिशिएंसी हो सकती है, जहाँ पे ग्रोथ इफेक्ट होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है कि जो ये एज है इसके अंदर ब्लड लॉसेस ज़्यादा होते हैं, फीमेल में ज़्यादा होते हैं मेंस्ट्रुएशन की वजह से, और जो मेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ स्पर्ट होता है। ग्रोथ स्पर्ट होता है मतलब आपकी अपन एकदम से ग्रोथ तेज हो जाना। आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर बॉयज़ में कि जो 10 साल के बाद है एकदम हाइट भी इंक्रीज होती है, फेस पे बियर्ड आने लगती है, दाढ़ी आने लग जाती है, हेयर ग्रोथ गर्ल्स में ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी ग्रोथ जो है ना, आप लोग की ग्रोइंग एज के साइन और सिम्टम्स होते हैं। इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा इसलिए चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो, आपकी ब्रेन वर्क सही तरह करे। ठीक है, आपको किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो, किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी हाइट इफेक्ट हो सकती है, आपकी मेंटल वर्किंग इफेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब हमारे आयरन की नीड्स एंड डॉल्सेंस के दौरान मेल फीमेल उन दोनों के लॉसेस होते हैं। यहाँ पे वही पॉइंट उसने बताया मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। सफिशिएंट कैल्शियम इंटेक चाहिए डॉल्सेंस के दौरान ताकि हमारी बोन्स और बोन डेंसिटी प्रॉपर रहे। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस लेटर ऑन स्टेजेस में अगर आपके कैल्शियम स्टोर एडोलसेंस एज के अंदर अच्छे हैं तो लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मसले मसाइल से जान छूटती रहेगी। ठीक है, उसके बाद आए कि जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, इन सब से भी जो है ऑब्वियसली सॉफ्ट ड्रिंक, अब आप कहेंगे कि एनर्जी डेंस डाइट चाहिए तो सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो फिर ले सकते हैं एडोलसेंस, लेकिन एक हद तक। अगर आप एक्सेस किसी भी चीज़ की लेंगे इसमें, क्योंकि आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स तो ऐड होते नहीं है, तो इससे ओबेसिटी भी हो सकती है। और इस एज के अंदर ज़्यादातर ऐसे खाने खाए जाते हैं जिसका ओबेसिटी का चांस ज़्यादा होता है। यहाँ पे कुछ आरडी एंड न्यूट्रिएंट्स की हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एज ग्रुप के हिसाब से। ऑब्वियसली सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें आप अपने इक्वल वर्थ रखते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पे हमारे पास दो हैं, आयरन और कैल्शियम। एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे उनकी सर्म की डिफाइन किया हुआ है कि कितने एमजी आपने पर डे लेना है, मेल फीमेल दोनों की यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन की गई है। और कैल्शियम, जो कैल्शियम की एडिक्वेट इनटेक मेल फीमेल दोनों की 9 to 13 ईयर्स की सेम रहेगी, 1300 एमजी पर डे। अब आरडी और एडिक्वेट इनटेक में डिफरेंस आपको पता होगा, कोई एक बच्चा जो मुझे बता सके आरडी और एडिक्वेट इनटेक का डिफरेंस? इंट्रोडक्टरी क्लासेस में आपने माइट भी पढ़ा हो। आई थिंक आप लोगों के माइक शायद ऑफ है। ओके, चेंजेस अक्कर, फिजिकल चेंजेस जो पुबर्टी में होती हैं इस एज में, वो यही ग्रोथ वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया, अपेयरेंस चेंज आती है आपकी। ठीक है, आपकी ब्रेन वर्किंग में चेंज आती है, बोलचाल में, चलने के तरीके बदलते हैं, मेंटल थिंकिंग जो है वो हमारी चेंज होती है एडोलसेंस एज में। यानी कि इसके अंदर जब आप ग्रो करते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन लेवल भी इंक्रीज होता है, जो आपकी ग्रोथ हाइट वगैरह वो सारी इसके अंदर फिजिकल अपेयरेंस के अंदर चेंजेस आती हैं। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, और उतना ही आपकी बाकी वर्किंग बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं
उन सब के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट आएगा। सबसे ज़्यादा कौन कौन से कोर कंपोनेंट्स कौन से फिजिकल एक्टिविटी के डॉल्सन्स एज में, वो ये 60 मिनट्स मॉडरेट टू विग्रस एक्सरसाइज ईच डे, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग। ब्रिस्क वॉक होता है कि आपने इतने मिनट जो है तेज वॉक करते हैं जिसमें सांस आपका चढ़ता रहे, सांस फूलता रहे। स्विमिंग करनी है आपने, रनिंग, जंपिंग रोप, प्लेइंग बास्केट, लिफ्टिंग वेट्स, योगा, रनिंग कैन स्ट्रेंथन द हार्ट, बोन्स एंड मसल। उसके बाद वो कहता है कि ये सारी जो एक्सरसाइजेस है फिजिकल एक्टिविटी डॉल्सन्स एज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें कवर अप करना बाद में मुश्किल हो जाता है अगर हम उन्हें स्टार्ट में कवर कर लें। ये मोस्ट कॉमन जो है डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेस हैं जो एडोलसेंस एज में फेस करनी पड़ती हैं, और वर्ल्ड वाइड इनका रेशियो जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम आते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में बेसिकली होता क्या है, जो आपका आयरन है या तो वो बॉडी के अंदर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, या आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, हीमोग्लोबिन वो सही बना नहीं पा रहा। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन आपकी ब्लड प्रोटीन है, ठीक है। अगर आयरन बॉडी में पूरा होगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगी, आयरन नहीं होगा तो आयरन की वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगी अनीमिया की। अगर फीचर्स क्या है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी यानी कि सिम्टम्स क्या क्या आ जाते हैं, पेल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपकी ये पेनलेस ग्लोसाइटस है। पेनलेस ग्लोसाइटस क्या होता है, ग्लोसाइटस होती है आपकी जो टंग होती है इसकी स्वेलिंग को आप कह लें कि जो हमारी जुबान है इसमें सोज हो जाती है जिसकी वजह से दर्द होती है, ये भी इसका एक साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। उसके अलावा स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो होता है ये एंगुलर, इसको हम चिलाइटिस भी कहते हैं। इसके अंदर जो आपके लिप्स के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे कह लें कि वो बन जाते हैं। जी बच्चे, एमन मलिक रेज्ड हैंड। आई डोंट नो रेज तो क्या है हैंड पर, कोई बोल नहीं रहे बच्चे। जी एमन मलिक, मैं कोई क्वेश्चन नहीं है अभी मेरा। ओके, आप लोग को मैंने अलाउ किया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को बीच में कोई क्वेश्चन करना, ठीक है। एंगुलर स्टोमेटस में आपको मैंने बताया कि जो आपके लिप्स हैं इनके साइड कॉर्नर्स हैं ये फटने लग जाते हैं, जख्म बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं कॉलन काइचा। कॉलन काइचा में आपके जो नेल्स वगैरह होते हैं ना, स्पून शेप्ड मीन्स के जो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं, और दरमियान जो इनका दरमियान वाली जगह होती है वहां से अंदर की तरफ प्रेस हो जाती है स्किन। ये भी आपकी ऑब्वियसली कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। और डिस्फेगिया में जो है आपको निगलते वक्त, खाना खाते वक्त तकलीफ होती है, यहाँ पे आपके फेरेंस वाला जो एरिया यहाँ पे तकलीफ महसूस होती है। जो पिका होता है इसमें अनयूजुअल क्रेविंग्स होती है, किस चीज़ की, पिका मीन्स अनयूजुअल क्रेविंग ऑफ नॉन एडिबल फूड आइटम्स, जैसा कि आप ये मट्टी वगैरह खाते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है सीमेंट खाने की, मट्टी खाने की, ये भी एक सिम्टम है आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस जो है, एट्रोपिक का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी ऑर्गन का फंक्शन सही तरीके से ना करना, ठीक है। मतलब जो भी आपकी कोई भी ऑर्गन है बॉडी का, अगर वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा उसे हम एट्रोपी में कहते हैं कि नॉन फंक्शनिंग। और गैस्ट्राइटिस होता है आपके स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें जो है सोर्स वगैरह बन जाना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ आपको ओरल प्रेपरेशंस के आयरन कंटेंट बताए हुए हैं कि अगर आप टैबलेट्स ले रहे हो उसमें आयरन कितना होना चाहिए, कौन कौन से आयरन की टाइप है। फेरस से मोस्टली हम यूज़ करते हैं, फेरस सल्फेट हो गया, ग्लूकोनेट हो गया। और उसके बाद ओरल लिक्विड्स जो बनाते हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और उनकी कितनी आयरन कंटेंट कितने एमजी में चाहिए उसकी आपको बताइए। आगे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो है इसे मैक्रोसिस्टिक अनीमिया भी कहते हैं। मैक्रोसिस्टिक मींस कि यानी कि लार्ज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसमें रेड ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल साइज जो एबनॉर्मली इंक्रीज होता है। और जो आपकी हीमेटोपोइसिस है यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स बनाने का प्रोसीजर है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाती है, और वो मेच्योरेशन यानी कि जल्दी सेल बनते हैं और लार्ज साइज में बनते हैं। उसके अलावा जो इसकी दो मेजर रीजन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की, फॉलेट डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। फॉलेट भी आपको पता है कि विटामिन बी कम्प्लेक्स का
जो है वो आता है उसमें, और विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है, ये फॉलिक एसिड है हमारा, B9 की डेफिशिएंसी इसमें आती है। परनीशियस अनीमिया जो है ये भी एक स्पेसिफिक अनीमिया की टाइप है, ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि विटामिन B12 जो है इसकी माल एब्जॉर्प्शन, यानी कि बॉडी के अंदर किसी भी एक इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से सही तरीके से जिसम में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अब वो जो है आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर रहा विटामिन B12 को, उसको एब्जॉर्ब होने में हिंडर कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने इसी का ही बताया हुआ है कि फॉलिक डेफिशिएंसी एनीमिया के जो जो बहुत ज़्यादा लोग वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं, जिनका B12 का लेवल इंटेक, डाइटरी इंटेक कम होती है, एक्चुअली उन लोगों के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद अल्सर्स पे आए तो पैप्टिक अल्सर क्या होते हैं, ये आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है, लाइनिंग मीन्स जो कवरिंग है उसके अंदर जो जख्म बन जाते हैं अल्सर में। They are usually formed as a result of inflammation caused by the bacteria pylori, as well as from erosion from stomach acid due to high level of stomach acids, और एसिड जो रिलीज होते हैं जब आप खाना खाते हैं, आपके स्टमक में जो एसिड रिलीज होते हैं उनका लेवल ज़्यादा होने की वजह से भी जो है वो आपके वॉल्स जो है उनको ख़त्म करना शुरू करते हैं, उस पर अटैक करने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइनिंग है वो ख़राब होती है। पैप्टिक अल्सर इज अ फेयरली कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। स्टमक अल्सर यहाँ आप देख सकते हैं, ये लाइनिंग में उन्होंने बताया। गैस्ट्रिक अल्सर होता है, आपको रीनल अल्सर हो जाता है इसकी वजह से। स्ट्रेस अल्सर causes sores in the upper GIT tract. These sores damage to the GIT tract and cause pain and a feeling of burning, as well as increased risk of infection. The damage ranges from minor irritation to severe bleeding. ठीक है, ये आपके GIT ट्रैक में होता है। जो आपका पेप्टिक अल्सर है ये आपके स्टमक की जो लाइनिंग है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, ये वहां पे आएगा, इसोफेगस की लाइनिंग में सोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेस अल्सर में आपका जो अपर GIT ट्रैक है उसमें, इन दोनों के साइन और सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, आपको एसिडिटी फील होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी MNT क्या है, जो पेप्टिक अल्सर डिजीज में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स लेने हैं, और जितनी कम से कम सर्विंग आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होगी, आपने वो होल ग्रेन्स की 5 सर्विंग साइज लेना है, यानी कि इसमें आपने अपना वाटर इनटेक, अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और अपना फाइबर इनटेक इंक्रीज करना है, ठीक है। मीट पोर्शन आपने मिनिमम करना है, अपना प्रोटीन पोर्शन इसमें आप मिनिमम करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि PPIs जो है ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, ये कुछ मेडिसिन में ऐड करते हैं, कुछ ड्रग्स के अंदर ये इनहिबिट करते हैं, आपकी जो स्टमक एसिड है उसके रिएक्शंस को ब्लॉक करते हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं इनको। और ये कुछ मेडिकेशंस होती हैं, यहाँ पे नेम्स उनके मेंशन है जिसके अंदर इनको ड्रग्स में इनको यूज किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पे। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आम, अब ये हर एक 6 से आप कह लें कि 6 अगर औरतें बैठी हैं उसमें 4 औरतों को ये मसला होगा ही, और फीमेल इसी एज ग्रुप में। आपके जो डॉल्सन्स का एज ग्रुप है इसमें इसमें मोस्टली होता क्या है कि आपकी जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट होती है, एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, ओवरीज बनने लग जाती हैं, फॉलिकल्स आपके ओवरी के अंदर सिस्ट बनने लग जाती हैं, ठीक है। इसके बाद सिम्टम्स क्या है इसके, रेगुलर पीरियड्स हैं, एक्सेस एंड्रोजन है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं। कॉजेस क्या है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, किसकी वजह से PCOS होता है, आपके एक्सेस इंसुलिन रिलीज होने की वजह से, ज्यादा फैट डाइट खाने की वजह से, आपको हेरिडिटी जेनेटिक्स में भी आपकी हो सकता है, एक्सेस एस्ट्रोजन मतलब आप कह लें हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या, इनफर्टिलिटी हो जाती है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जो मारिया अमजद रेज्ड हैंड, यस मारिया। आवाज आ रही है आपको? बाय मिस्टेक, सॉरी, ओके। अच्छा जी, गेस्टेशनल डायबिटीज और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज वो डायबिटीज होती है जो कि आप लोग की ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के दौरान होती है, ड्यू टू हाई इंटेक और हाई क्रेविंग्स ऑफ शुगर, मिसकैरेज और प्रीमेच्योर बर्थ का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं PCOS की वजह से। और नॉन अल्कोहलिक स्टेटियोहेपेटाइटिस जो है ये स्वेयर लीवर इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें आपके लीवर जो है वो उसके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपको पता है कि इसमें बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर आ जाता है, आपकी शुगर आ जाती है,
डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल आ जाता है, CVD, आपकी डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, ये सारे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है इन सब यूएस वाली फीमेल में। उसके बाद स्लीप एपनिया, यानी कि आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, नींद सुकून की नहीं आती। डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ फीमेल में पीसीओएस की वजह से बहुत ज़्यादा खाना खाने की जो आप कह लें क्रेविंग्स होती हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा खाना, भूख बहुत लगती है, वो कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोल करो एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ ही मिल जाती है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जो आपकी यूट्रस है उसके अंदर कैंसर हो सकता है उसकी लाइनिंग के अंदर, ड्यू टू ब्लीडिंग, कंटिन्यूस ब्लीडिंग इन द यूट्रस सेल्स, और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, कोई इसकी रिदम नहीं है, किसी भी रीजन से हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इसकी MNT में हम क्या है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और डैश डाइट, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट बेसिकली आपकी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड होती है जो कि शुगर लेवल को इंक्रीज कम करती है और आपके खाने और आपकी भूख की जो वो होती है एक क्रेविंग होती है उसको फुलफिल करती है, ठीक है। इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट का एक चार्ट होता है जिसमें आप नीचे ये सारी लिस्ट दी हुई है जो सारी इन चीज़ों में आती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आपकी कौन कौन सी डाइट आ जाती है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स आ गई, आपकी फिश आ गई, ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स में आती हैं। हेल्थी पीसीएस डाइट पे इनके अंदर कौन कौन से फूड आइटम्स हो सकते हैं, नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड, हाई फाइबर फूड, फैटी फिश इंक्लूडिंग साल्मन, ट्यूना, सार्डिनस, केल, स्पिनच, ठीक है। वेजिटेबल्स यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गए आपके पास, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड आइटम्स आ गए, हाई फाइबर डाइट आ गई आपके पास, बेरीज, डार्क रेड फ्रूट्स आ गए जैसे कि रेड ग्रेप्स, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, चेरीज, ब्रोकली, कॉलीफ्लोर, ठीक है। ये सारी आती है डाइट आपकी जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है, वेजिटेबल्स मोस्टली उसमें आती हैं। उसके बाद आपकी जो हेल्थफुल फैट्स हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल, एवोकेडोस, कोकोनट, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आते हैं, ठीक है। नट्स भी एंटी इन्फ्लेमेटरी में आते हैं, डार्क चॉकलेट इन मॉडरेशन, स्पाइसेस, टर्मेरिक और सिनेमन, हल्दी और जो दालचीनी वगैरह होते हैं ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट में आते हैं। ये चार्ट यहाँ पे दिया है कि कौन कौन सी फूड पीसीएस के दौरान आप ले सकते हैं और कौन से फूड आइटम्स जो हैं आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद आए मेनोपॉज पे। मेनोपॉज जो एक नेचुरल फिनोमेना है जो फीमेल के अंदर होता है और मोस्टली आफ्टर 40s होता है, लेकिन ये किसी भी वजह से सडन प्री जो आपकी डिफाइंड नेचर होता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो मेंस्ट्रुएशन है वो रुक जाती है, नेचुरल प्रोसेस है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, इरेगुलर पीरियड। हॉट फ्लशेस में क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। मोस्टली आपके जो फेस और आपकी शोल्डर, चेस्ट, ये वाला एरिया इसके अंदर होता है, रेडनेस हो जाती है जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है इसमें, ठीक है। इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स बहुत चेंज होता है, वेजाइनल ड्राइनेस होती है, डिक्रीज लिबिडो हो जाता है, हेडेक होती है, इसमें ब्रेस्ट सोरनेस, पेन होती है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, वेजोमोटर सिम्टम्स, इसमें जो हमने पीछे ये सारे सिम्टम्स पढ़े हैं, हॉट फ्लशेज, नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स, विजाइनल ड्राइनेस, हेडेक, ये सारे आपके वेजोमोटर सिम्टम्स हैं। लोकलाइज्ड एट्रोपी ऑफ यूरोजेनिटल टिश्यूज, यानी कि जो आपके यूट्रस के जितने भी टिश्यूज हैं उनके अंदर लोकलाइज्ड एट्रोपी, उनकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी बोन्स जो है वो माल फंक्शन होना शुरू हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, और कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीजेस जो है इनका जो रेट है वो इंक्रीज होता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा बेसिकली क्या होता है कि ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर कुछ लोग जो पतले होते हैं लेकिन उनको फिर भी खौफ होता है कि हम मोटे हो जाएंगे, मोटे होने के डर की वजह से वो कुछ खाते पीते नहीं है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द खुद ही अपने माइंड में बाउंड्री सेट की होती है जिसकी वजह से वो स्टार्वेशन करते हैं, कहीं उनको खौफ होता है कि कहीं हमारा वजन ना बढ़ जाए, बट इन एक्चुअल दे आर थिन, ठीक है, जिसकी वजह से उनका रैपिड वेट लॉस होता है। कंटिन्यू टू ईट डाइटिंग व्हेन दे आर थिन, इंटेंस fear of gaining weight, strange eating habits or routines such as eating in secret, feeling fat even one's own body weight, striving for perfection or shape on self esteem, यानी कि वो अपने बॉडी इकोलॉजिकल डिसऑर्डर है
जिसके अंदर जो एक्चुअल होता नहीं है, जस्ट मेंटली हम सोचते हैं कि हम मोटे ना हो जाए, इसकी वजह से आपका वजन भी कम हो जाए, आप अंडरवेट भी हो सकते हैं। बुलिमिया और वो का भी एक ऐसा साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर बंदा मोटा खुद ओबीज भी हो सकता है, ठीक है, बिंज ईटिंग करता है। बिंज ईटिंग मीन्स कि बहुत ज्यादा खाना और फिर उसके बाद उसको खुद ही सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करवाना, लैक्सेटिव्स लेना, वेट लॉस सप्लीमेंट्स लेना, इस खौफ से कि मैं कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, लेकिन जो आपको रोक ना सके, लेकिन बाद में उसको निकालना कैसे है, इस डर से कि आप मोटे ना हो जाएं। आप फिर उसके बाद फास्टिंग वगैरह करें। बुलिमिया नर्वोसा एक, लेकिन ये ड्रग्स भी ले लेते हैं पेशेंट्स के, हम किस तरीके से अपने इसको रोकें। जी सुमर चौधरी, समर चौधरी। पीसेस में कार्ब्स और प्रोटीन और लिपिड की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी मैम? मैम ये सारी पीसेस में सिम्टम सेम टाइम पे होती है या फिर एक आधी हो सकती है? ये एक आधी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको पीसेस में जो मोस्ट कॉमनली है ना, जो अब यहाँ पे हमने सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, मैं आपको पहले पीसेस वाले सिम्टम्स के स्लाइड पे लेकर चलती हूँ। देखिए ये जो तीन मेन इसकी सिम्टम्स है ना पीसीएस की, रेगुलर पीरियड्स, एक्सेसिव एंड्रोजन, ठीक है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस जो है, ये कॉम्प्लिकेशंस सारी नहीं होती, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड करती हैं कि किस लेवल पे पीसीएस है। अगर तो अर्ली स्टेज पीसीएस है तो माइट भी आपका जस्ट ईटिंग हैबिट्स आपकी डिस्टर्ब हो, आपकी मेंटली हैबिट्स डिस्टर्ब हो, आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, आपको कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, कुछ किसी का कहना, अंडर डिप्रेशन हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंक्रीज हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो ह्यूमन बॉडी रिएक्ट करती है। ये इनिशियल स्टेजेस ऐसे आती हैं, लेकिन जो उसके बाद सिवियर फॉर्म में आती है उसमें आपकी इसमें जो कॉम्प्लिकेशन ये सारी है ये सिवियर फॉर्म में जाएंगी, ठीक है। आपको इनिशियल स्टेज पे कोई डायबिटीज नहीं होगी, इनिशियल स्टेज पे इन्फर्टिलिटी नहीं होती, ये बहुत ज्यादा आगे फर्दर स्टेजेस पे जाके होता है। अंडरवेट से नॉर्मल वेट गेन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो नॉर्मल वेट गेन नहीं कर पाते, उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे बिना न्यूट्रिशनिस्ट? अंडरवेट से नॉर्मल वेट गेन करने के लिए मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया कि मैम कुछ लोग अंडरवेट से नॉर्मल वेट गेन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, मतलब वेट गेन करना, अगर कोई अंडरवेट है तो वो फैटी डाइट ले, गुड फैट्स ले। कुछ लोग, अच्छा इसमें जो अंडरवेट होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतना इतना कुछ खाते हैं, उनको हम कहते हैं इनको डाइट नहीं लग रही है, इनको लगता ही नहीं है, ठीक है। उसकी एक मेन रीजन ये भी आ सकती है कि जो डाइट वो लेते हैं उसका अफेक्ट उन पे न्यूट्रिएंट्स का, हमारी बॉडी जो है ना, कुछ समटाइम्स एक स्टेज आती है जहाँ पे आके उन न्यूट्रिएंट्स को रिएक्शन देना स्टॉप कर देती है। इसमें आपके जेनेटिक्स का मेन रोल आ सकता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि फिर वो कौन सी डाइट है जो आपके किस जीन्स को अफेक्ट करेगी, ठीक है। इसमें जब अंडरवेट ना हो, आपका वेट गेन ना हो रहा हो डाइट से, तो फिर उसके बाद एक टेस्ट करवाते होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि आपकी जो ब्लड है उस पर कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ कहाँ अफेक्ट हो रहा है, और उस ब्लड टेस्ट को देखने के बाद जो आपका डाइट प्लान बनता होता है। फिर वो जेनेटिक स्टडी चल जाती है कि अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है ड्यू टू डाइट, ठीक है, फिर उसमें हम देखते हैं कि कौन सी डाइट को कहाँ लेके चलना है। अच्छा जी, बुलिमिया नर्वोसा के अंदर जो जो सिम्टम्स है उसके अंदर क्या क्या आता है कि पीन और प्री ऑक्यूपाइड विद योर बॉडी शेप एंड वेट, living in fear of gaining weight, repeated episodes of eating abnormally large amounts of food in one sitting, यानी कि बिंज ईटिंग की ही वजह से जो है वो ये खौफ ज्यादा होता है कि एक तो उनका अपने खाने पे कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि हमने कितना खाना, कैसे खाना, यकदम बहुत ज्यादा खा लेना, फिर उसके बाद उसको खुद ही निकालना, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करवाना, लैक्सेटिव्स ड्रग्स वगैरह लेना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना कि कहीं अब हम मोटे ना हो जाए, ठीक है। इसके ये मेन होते हैं कि डाइट को देख के या कुछ फूड आइटम्स को देख के, और इसको इन दो चीजों को रोक कैसे सकते हैं हम? एक तो इसमें कि आप उनको ऐसी डाइट दे दें जिसके अंदर उनका जो जिनको जिसको खाने का उसको नुकसान ना हो, ज्यादा वो खा लें, ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा लें, जिससे वेट गेन का
खदशा कम हो। और दूसरा इसमें आप ये करवा सकते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उनकी करते हैं हम, कि किस तरीके से उन्हें रोक सके, खाना खा रहे हैं खाएं, उनको इस चीज पे ये फील ना करवाएं कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं आपकी ईटिंग से रिलेटेड। ठीक है, मैं जरा देखती हूँ, कुछ दो बच्चों ने क्वेश्चन आई थिंक किए हैं, अगर ये काम करे। चैट क्यों ओपन हो रही? मैम ब्लड टेस्ट का नेम बता दें प्लीज। ब्लड टेस्ट का नेम बता दें। कल्चर टेस्ट करवाते होते हैं, इसके अंदर ये स्पेसिफिक होता है, ये गाइड करते होते हैं डॉक्टर। जैसे कल्चर टेस्ट आप लोग अपना एंटीबायोटिक्स चेक करने के लिए कौन सी ड्रग्स लें उसका हम लोग टेस्ट करवाते होते हैं ना, इस तरह ये टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट बेसिकली होता है, इसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो हमारी बॉडी के अंदर वो इन एक वो है, कह लें कि एलिमेंट है, या कौन सा फॉर एग्जांपल एनीमिया, आयरन है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, कोई एलर्जी की वजह से, किसी एक बात मतलब कोई एक रीज़न हो सकती है उसके स्पेसिफिक। वो इस तरह से रिगार्डिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, ये करवाते हैं जब आपने अंडर वेट का वो करवाना हो। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के टेस्ट नहीं करवा सकते। माइट भी आप लोगों का जो डाइट प्लान है आप वो ठीक ना ले रहे हो, उस वजह से वेट गेन ना हो रहा हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा केले वाला मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक पिए तो उसका वेट गेन हो, लाजमी बात है, इट्स नॉट कंपल्सरी। हमारी जो डाइट्स है वो हर बंदे की बॉडी के हिसाब से डिफरेंटली एक्ट करती हैं। जी बच्चे, क्वेश्चन है किसी के तो पूछ लें। जी नो क्वेश्चन। जी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स फॉर पीसेस। पीसेस के दौरान जो आपका जीआई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है, फूड आइटम्स हैं, ये ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप 50% पहले सर्विंग ले रहे हैं, आप उसको 60% लें, 70% ले सकते हैं। जो आपकी शुगर इंटेक है, शुगर हम सिर्फ 10% हमारी शुगर इंटेक इसमें आती है। ठीक है, और आपकी जो फैट डाइट है वो भी आप कहें कि जैसे आप लोग कोई भी गुड ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं, ओमेगा 3, जी बच्चे ये उसे इसमें मेंस्ट्रुएशन जिन बच्चों का उन्हीं के साथ हो सकता है, उसके अलावा किसी एज में नहीं। इसकी एज कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो एडोलसेंस एज है इसके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू बैड ईटिंग हैबिट्स, ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑनसेट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ हार्मोन्स, और ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। यानी कि आप कह सकते हैं पीसीएस की जो रीजंस हैं वो हमारे एडोलसेंस एज में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी आपको मेंटली डिसऑर्डर हो उसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, फिर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो तो आपको पीसीएस के चांसेस बढ़ जाते हैं, इफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस लेवल जो है ये आपकी बॉडी में बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। आपको वेट गेन, कुछ लोग होते हैं जो जिनको स्ट्रेस में ज़्यादा खाने की आदत होती है, ज़्यादा स्वीट शुगर इन चीज़ों के क्रेविंग्स होते हैं, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ साइकोलॉजिकल वे से इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन?
नो मोर क्वेश्चंस? ओके जी बच्चे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं लेक्चर। डिस्ट्रीब्यूशन अगेन बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट है वो, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 1800 किलो कैलोरी डाइट प्लान ले रहे हो ना, तो आपके 1800 किलो कैलोरी में आपका जो 1000 जो किलो कैलोरीज है वो आपके कार्बोहाइड्रेट से आने चाहिए। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कार्बोहाइड्रेट्स की है कि जो आपका 50 से ज़्यादा है, आप 60% कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें पीसीओएस में लेने होते हैं। ग्लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स टाइट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वो होने चाहिए जिसमें ग्लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका हाई वाले ना हो। ठीक है, उसके अलावा शुगर आपकी 10% कंटेंट होना चाहिए। फैट्स जो है आपने ओमेगाज प्रेफर करने हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप लें। कोशिश ये करें गुड फैट लें आप लोग, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो आपके जिनके अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, ये कि जो हमारी प्रोटीन इंटेक है वो आपकी जो है, फाइबर इंटेक जो आपकी 25 से 35 ग्राम ऑलमोस्ट रहेगी पर डे। ठीक है, जो आपकी प्रोटीन इंटेक है, बाकी वो